जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th रसायन विज्ञान हिंदी माध्यम NCERT बुक के अध्याय 2 परमाणु की संरचना के अंतर्गत बोर का परमाणु मॉडल का अध्ययन करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में सबसे पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़े थे और फिर थॉमसन के परमाणु मॉडल में एक कमी हमने देखा था और उस कमी को रसायनज्ञ रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया था। फिर इसके बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को नील्स बोर ने बताया और इसके बाद रसायनज्ञ बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। और ये बोर का परमाणु मॉडल सन 1913 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आप याद रखे रहिएगा, थॉमसन का परमाणु मॉडल 1904 में प्रस्तुत किया गया था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल उसके 7 साल बाद 1911 में प्रस्तुत किया गया था और बोर का परमाणु मॉडल उसके 2 साल बाद यानी 1913 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। तो हम ये कहेंगे कि सन 1913 ईस्वी में रसायनज्ञ नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार बोर का पहला परमाणु मॉडल क्या है, पहले इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार पहला परमाणु अति सूक्ष्म परंतु गोलाकार होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं काटता है बल्कि कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर काटता है और उन निश्चित कक्षाओं को हम अनुमेयक कक्षाएं कहते हैं। अनुमेयक कक्षाएं कहते हैं। और आप ये याद रखे रहिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन इन अनुमेयक कक्षाओं में चक्कर काटता है तो उस स्थिति में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। तो ये बोर के परमाणु मॉडल का पहला परमाणु मॉडल था। इसके बाद दूसरा परमाणु मॉडल क्या है, इसको आप ध्यान में रखिए। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं काटता है, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर काटता है। और जब इलेक्ट्रॉन इन निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि तब वो निश्चित कक्षाएं क्या हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काटता है तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। इसके लिए तीसरा परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया और तीसरा परमाणु मॉडल ये था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटता है जिनका कोणीय संवेग, देखिए जब द्रव्यमान में वेग का गुणा करते हैं तो रेखीय संवेग होता है और जब इसका आघूर्ण ले लेते हैं तो कोणीय संवेग कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटता है जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है।
पूर्ण गुणज का मतलब देखिए h प्लैंक नियतांक है और प्लैंक नियतांक की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो ये तो h की वैल्यू है और पाई की वैल्यू आपको मालूम ही है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो अब अगर हम h और 2 पाई का मान रख करके इसको सॉल्व करें और फिर n इजकल टू 1 रखेंगे, तो रखने के बाद इसका जो मान आएगा, इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर काटेगा, या तो n के जगह पर 2 रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर काटेगा, n के जगह पर 3 रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर काटेगा, n के जगह पे 4 रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर काटेगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि निल्स बोर ने ये बतलाया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं काटता है, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटता है जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, जहां n एक पूर्णांक है जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इस n को मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। आगे हम लोग क्वांटम संख्याओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना आपको याद रखना होगा कि बोर के परमाणु मॉडल में केवल एक क्वांटम संख्या थी और इस क्वांटम संख्या का नाम मुख्य क्वांटम संख्या था। अब इसके बाद हम चौथा परमाणु मॉडल देखेंगे और चौथा परमाणु मॉडल प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर है। तो सबसे पहले हम लोग प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत देखें। तो प्लैंक ने ये बतलाया कि सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर छोटे छोटे पैकेट अथवा छोटे छोटे बंडल के रूप में आती है। उस छोटे छोटे पैकेट या छोटे छोटे बंडल का नाम फोटान रखा गया। फोटान होता है और फोटान की ऊर्जा E = h इंटू न्यू होता है, जहाँ h जो है ये प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू जो है प्रकाश की आवृत्ति है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये तो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत था। अब हम आपको चौथा परमाणु मॉडल बताने जा रहे हैं। चौथे परमाणु मॉडल में देखें, ये है किसी तत्व का नाभिक और आपको पता है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और नाभिक पे धन आवेश होता है। तो ये नाभिक है और यहाँ धन आवेश है और ये है पहली कक्षा। और आपको पता है कि पहली कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। नाभिक के समीप वाली जो कक्षा होती है उस कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। और इसके बाद ये दूसरी कक्षा है, फिर ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है, इसी तरह से आगे की कक्षाएं हैं। और हम आपको बता दें कि ये तो नाभिक है। पहली कक्षा को हम के कोष कहते हैं, कक्षा को के कोष भी कहते हैं। पहली कक्षा को के कोष, इसके बाद वाली कक्षा का नाम रखा गया है यल कोष, फिर इसके बाद वाली कक्षा का नाम रखा गया है यम कोष, फिर इसके बाद वाली कक्षा का नाम रखा गया है यन कोष। इसी तरह से आगे की कक्षाओं का नाम रखा गया है। और आपको याद रखना होगा कि के कोष की ऊर्जा सबसे कम होती है, यल कोष की ऊर्जा उससे अधिक होती है, यम कोष की ऊर्जा उससे भी अधिक होती है और यन कोष की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसी तरह से जो कोष यानी कक्षा जो सबसे बाहर होती है उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। यहाँ हम दिखा रहे हैं कि ये सूर्य हैं और सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है
और प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत यही है कि सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर छोटे छोटे पैकेट अथवा छोटे छोटे बंडल के रूप में आती है, जिसे हम क्वांटा या फोटान कहते हैं। तो चलिए यही फोटान है, ये फोटान दिखाया जा रहा है। और जरा ध्यान से समझना, ये निम्न ऊर्जा स्तर, कक्षा को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। देखिए, कक्षा को कोष भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ये सभी नामों को आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। तो ये निम्न ऊर्जा स्तर में उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। अब ये सूर्य से चलने वाला फोटान है, ये फोटान आ रहा है। और सूर्य से चलने वाला जब कोई फोटान निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो टकराने के बाद यह फोटान अपनी संपूर्ण ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब तो फोटान के पास ऊर्जा होती है h², फोटान अपनी h² ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन के पास जब बहुत अधिक ऊर्जा हो जाती है, तो यह इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़ करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर माने जिस कक्षा की ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चला जाता है और वहां जाकर 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकता है और फिर वहां से वापस लौटता है। तो याद रखे रहिएगा, ये कक्षा, ये कक्षा, ये कक्षा, ये कक्षा, ये कक्षाएं अनुमेयक कक्षाएं हैं। अनुमेयक कक्षाएं का मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर काटेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। लेकिन जरा ध्यान से समझिए, यह इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर 10⁻⁻8 सेकंड तक रहता है और फिर वहां से रिटर्न होता है। जब रिटर्न होता है तो एक समय ऐसा होता होगा कि यह इलेक्ट्रॉन यहां से कूद गया होगा और अभी इस उसके नीचे वाली कक्षा में नहीं पहुंचा होगा। तो बीच का समय जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कूद गया है और उसके नीचे वाली कक्षा में अभी नहीं पहुंचा है, तो जब तक इसके बीच में रहता है तब तक वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो जब इस कक्षा में रहेगा, इस कक्षा में रहेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। लेकिन जब तक इन दोनों के बीच में रहेगा, कहने का मतलब हमारा यह है कि जैसे मान लीजिए आप छत पर से कूद गए हैं, तो एक ऐसा समय होता है जिस समय आप न तो छत पे होते हैं न जमीन पे होते हैं, आप दोनों के बीच में होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, तो जब चौथी कक्षा से, ठीक है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जब ये पांचवी कक्षा से चौथी कक्षा में कूद करके आता है तो एक ऐसा समय होता होगा कि जब तक वो न तो पांचवी कक्षा में होता होगा न ही चौथी कक्षा में होता होगा, दोनों कक्षाओं के बीच में रहता होगा। तो जितने समय तक ये दोनों कक्षाओं के बीच में रहता है तब तक ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही इस कक्षा में आ जाता है, इस कक्षा में आने के बाद फिर ऊर्जा का उत्सर्जन करना बंद कर देता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में गया था, तो इस ऊर्जा स्तर में भी इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है, फिर वहाँ से रिटर्न होकर के वापस आता है। जब वापस आता है तो यहाँ आता है तो फिर इसके बीच में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, फिर यहाँ आता है तो बीच में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और यही कारण है कि स्पेक्ट्रम लगातार न प्राप्त होकर के स्पेक्ट्रम रुक रुक करके प्राप्त होते हैं। रदरफोर्ड से यही पूछा गया था
कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ लगातार चक्कर काटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार होता होगा, और अगर ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार होता होगा तो स्पेक्ट्रम भी लगातार प्राप्त होने चाहिए। लेकिन इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे, इसकी व्याख्या नील्स बोर ने किया। और नील्स बोर ने क्या बताया, ये जो चौथा परमाणु मॉडल है, चौथा परमाणु मॉडल यही है कि सूर्य से चलने वाला कोई फोटॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो टकरा करके इस इलेक्ट्रॉन को वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे देता है, और इस ऊर्जा को लेकर के इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और वहां जाकर 10⁻⁻8 सेकंड तक रहता है और फिर वहां से वापस लौटने लगता है। तो जब वहां से वापस लौटने लगता है तो रुक रुक करके ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और जब ये रुक रुक करके ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो स्पेक्ट्रम रुक रुक करके प्राप्त होते हैं। तो इन्होंने कारण बताया कि स्पेक्ट्रम क्यों रुक रुक करके प्राप्त होते हैं। मान लीजिए अगर पहले कक्षा की ऊर्जा E1 है और दूसरी कक्षा की ऊर्जा E2 है, तो इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा जो होती है वो h न्यू के बराबर होती है, यानी फोटॉन की ऊर्जा के बराबर होती है। तो ये रहा बोर का परमाणु मॉडल, और ये बोर का परमाणु मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बोर का परमाणु मॉडल पूछा जाता है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जब बोर ने अपना परमाणु मॉडल 1913 ईस्वी में प्रस्तुत कर दिया था, तो बोर के परमाणु मॉडल का अध्ययन 6 साल तक सोमरफील्ड ने किया, और सोमरफील्ड ने बोर के परमाणु मॉडल का अध्ययन करके बोर के परमाणु मॉडल में 3 कमियां निकाला। अब इन 3 कमियों को आगे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि थॉम्सन के परमाणु मॉडल में 1 कमी थी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में 2 कमी थी, लेकिन सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल में 3 कमियां थी। इन 3 कमियों का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और हमें उम्मीद है कि आज आपको ये जो बोर का परमाणु मॉडल बताया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था। ये बोर का परमाणु मॉडल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे जाइए, महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि बोर के परमाणु मॉडल को स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।